नहीं है कि बच्चा जब पैदा होता है तो भगवान उसको कैंसर देके भेजता है, ऐसा नहीं होता है। ओके, ब्लीडिंग आफ्टर मेनोपॉज इज नॉर्मल? नहीं नहीं, नॉर्मल नहीं है। ब्लीडिंग आफ्टर मेनोपॉज इज वेरी सीरियस कंडीशन। मेल और फीमेल के कैंसर में कुछ है कि मेल को ज़्यादा हो रहा है या फीमेल को ज़्यादा हो रहा है? मतलब अपन कंपैरिजन नहीं कर सकते। ओके। फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है, हम्म। ठीक है। सर्वाइकल कैंसर होगा फीमेल में ही होगा, प्रोस्टेट कैंसर मेल में ही होगा। फीमेल जो है अपने ट्रीटमेंट को लेकर डिले करती हैं। ये देखो, फीमेल डिले इसलिए करती हैं क्योंकि फीमेल के ऊपर है ना प्रेशर काफ़ी होता है, फैमिली प्रेशर, फैमिली प्रेशर मान लो, और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है उनके ऊपर। देखो, ब्रेस्ट के जो अर्ली साइंस होते हैं ना, अर्ली साइंस के अंदर आपको लंप होगा, गांठ होगी छोटी सी, ओके। ठीक है। वो पेनलेस होगी, ऐसा नहीं होता कि कैंसर की जो गांठ होगी उसमें पेन होगा ही होगा। अर्ली स्टेज में पेनलेस होगा, वो जो भी लंप होगा वो धीरे धीरे उसका साइज बढ़ेगा। आज की डेट में जो लाइफस्टाइल चल रहा है, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल चल रहा है, इसमें स्मोकिंग एंड अल्कोहल का अब्यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये मेन रिस्क फैक्टर होते हैं किसी भी डिजीज के लिए। वेलकम टू कैंसर अवेयरनेस सीरीज एंड बिलीव मी, मुझे इस पॉडकास्ट को होस्ट करने में इतना अच्छा लग रहा है कि हम इतने नोबल कॉज पे बात कर रहे हैं। वुमेन्स डे के ऊपर हम बात कर रहे हैं तो लोगों ने पोस्ट डाल दी, विश कर दिया आपने अपने फैमिली मेंबर्स को। बट आई थिंक सबसे मेन जो रिक्वायरमेंट है जिनसे वो सफ़र कर रही हैं, उनको लेकर अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। अब ये वुमेन हमारी लाइफ का वो सेगमेंट है, चाहे उसमें माँ आए, चाहे सिस्टर आए, चाहे आपके वाइफ आए, जिनकी वजह से हम लोग, आप लोग सोसाइटी के अंदर काम कर पाते हैं। और बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको लेकर खुल के ओपनली, मीन्स बिना बायसनेस के बात नहीं हो पाती है। तो हम ट्राई करेंगे कि आज कैंसर वाले सेगमेंट में वुमेन स्पेसिफिक अवेयरनेस को आपके बीच में लाने की। तो प्लीज इस वीडियो को सर्कुलेट करना, शेयर करना, बिकॉज आपकी फैमिली में, आपके लव्ड वंस में ये कंटेंट जाना बहुत जरूरी है। वेलकम टू वुमेन स्पेशल पॉडकास्ट सर। हेलो, कैसे हैं आप? बस अच्छे आप। तो डॉक्टर योगेश सर, हमने जो सीरीज चला रखी है उसमें वुमेन स्पेसिफिक कैंसर को लेकर बहुत कुछ सोशल मीडिया पे, गूगल पे इसको लेकर क्वेरीज हैं जो रिजॉल्व नहीं हुई हैं। तो हम चाहते हैं कि इसको लेकर थोड़ा डिटेल में बातचीत की जाए। तो पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि कुछ रेशियोज वाइज भी मेल और फीमेल के कैंसर में कुछ है कि मेल को ज़्यादा हो रहा है या फीमेल को ज़्यादा हो रहा है, ऐसा कुछ आपने पर्सनल अपने क्लाइंट या पेशेंट हिस्ट्री में ऑब्जर्व किया है? ये देखिए, ये डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर आप मेल की बात करेंगे तो मेल में मतलब अपन कंपैरिजन नहीं कर सकते। ओके। फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है, हम्म। ठीक है। सर्वाइकल कैंसर होगा फीमेल में ही होगा, हम्म। प्रोस्टेट कैंसर मेल में ही होगा। हम्म। तो इसमें अपन ऐसा ऐसा कंपैरिजन नहीं कर सकते कि किस में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ऑर्गन्स वाइज डिपेंड करता है ये सारा का सारा। ओके। तो इसमें मतलब सर्वाइकल और ब्रेस्ट में अगर कहें तो फिर फीमेल का रेशियो ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा? ऑटोमेटिकली, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर तो होगा ही फीमेल में ना, क्योंकि पार्ट्स तो मेल फीमेल का ही हो गया ना। तो और ब्रेस्ट कैंसर ऐसा नहीं है कि मेल में नहीं होता, मेल में भी होता है, लेकिन मोस्ट जो रेशियो ज़्यादा जिसका है वो फीमेल का है। ओके। तो आज सबसे पहली जो डिस्कशन हम चाहते हैं कि फीमेल जो है अपने ट्रीटमेंट को लेकर नॉर्मल पाया गया है कि डिले करती हैं। हम्म तो आपने इसमें कुछ फाइंड आउट किया जो आज हम थोड़ा अवेयरनेस कैंपेन में बात कर पाए? ये देखो, फीमेल डिले इसलिए करती हैं क्योंकि फीमेल के ऊपर है ना प्रेशर काफ़ी होता है, फैमिली प्रेशर, फैमिली प्रेशर मान लो, और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हैं इसको। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है उनके ऊपर। हम्म। एंड सेकंड वन इज अवेयर नहीं है अभी ज़्यादा तक फीमेल, अपना कोई एग्जामिनेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन, असेसमेंट ही नहीं कर पाती हैं, ठीक है। घर के कामों में इतना उलझ जाती हैं और शाई होती हैं, थोड़ा शर्म भी आती है उनको कि बताऊंगी किसी को, अगर मैं बताऊंगी तो वो क्या सोचेंगे कि इसको देखो कैसा हो रहा है। वो फिर उनको इस डर से कि कभी ऐसा ना हो, क्योंकि मैक्सिमम तो यही सोचते हैं कि ये छुआछूत की बीमारी नहीं हो गई हो कभी, तो लोग फिर कटने लग जाते हैं एक बार जब हो जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर है जो कि अर्ली स्टेज को इशू करता ही करता है डिटेक्ट करने में। अब जैसे आपने स्टार्टिंग बोला कि दो मेन सेगमेंट कैंसर के फीमेल में है, एक ब्रेस्ट और एक सर्वाइकल है। तो ब्रेस्ट के अर्ली साइन की जो हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात की थी, तो ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो आज हमारी ऑडियंस अगर देख रही हैं तो स्टार्टिंग स्टेज में थोड़ा सा उनको हेल्प मिल पाए डिटेक्ट करने में? देखो, ब्रेस्ट के जो अर्ली साइंस होते हैं ना, अर्ली साइंस के अंदर आपको लंप होगा, गांठ होगी छोटी सी, ओके। ठीक है। वो पेनलेस होगी, ऐसा नहीं होता कि कैंसर की जो गांठ होगी उसमें पेन होगा ही होगा। अर्ली स्टेज में पेनलेस होगा, वो जो भी लंप होगा वो धीरे धीरे उसका साइज बढ़ेगा।
अब अगर कोई फीमेल सेल्फ असेसमेंट ही नहीं कर रही है, जो कि उसको मंथली 1 महीने में कम से कम 1 बार तो करना चाहिए, वो भी 5 मिनट लगती हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और तो उसमें उसको पता चल जाएगा कि उसके अर्ली साइन भी डिटेक्ट कर सकती है। कैसे कर सकती है कि एक तो उसका साइज़ चेंज हो रहा होगा, ठीक है? शेप चेंज हो रही होगी, कोई भी लंप होगा तो वो ईज़िली डिटेक्ट कर सकती है उसको। फिंगर से राउंड राउंड करके जो एग्ज़ामिनेशन होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। एंड रेडनेस हो जाए, रेडनेस आ रही हो ब्रेस्ट पे, या फिर उसके अलावा आप ये मान लो कि निप्पल से कोई डिस्चार्ज हो रहा हो, ब्लड निकल रहा हो, पस निकल रहा हो, ठीक है? तो ये मेन जो अर्ली सिम्पटम्स हैं जो कि इग्नोर नहीं करने चाहिए किसी भी पेशेंट को, किसी भी फीमेल को मोस्टली नहीं करने चाहिए। और इसको अगर टाइम रहते किया जाए तो वही चीज़ें हैं कि लाइफ भी रहती है, कॉस्ट भी बचती है आपकी, और लाइफस्टाइल भी बेटर हो जाता है। बट अब जैसे हमने लास्ट में बात की थी कि जरूरी नहीं है कि लंप है तो कैंसर होगा ही होगा, हम्म, तो ये कुछ ऑडियंस में भी इसको लेकर थोड़ा सा एक फियर फैक्टर भी ना क्रिएट हो जाए, तो हम्म। क्या चांसेस हैं कि भैया वो लंप विदाउट कैंसर का भी हो सकता देखो है? स्टार्टिंग में क्या होगा कि अगर लंप है ना, तो वो स्टार्टिंग में साइज छोटा होगा, अब हम्म धीरे 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 उसका साइज इंक्रीज होने लगेगा। हम्म तो स्टार्टिंग में पेनलेस होगा, हम्म ठीक है? उसके बाद धीरे धीरे जब साइज इंक्रीज होगा तो उसमें पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल हार्ड होगा वो। सेकंड वन, लोगों के शरीर में, बॉडी में इतनी गांठें होती हैं, वो बताते हैं तो कि जी हमारे तो इतने गांठें हैं, ये है, क्या करना चाहिए? तो हम्म हर लंप कैंसर नहीं होता है, लेकिन जिसको लंप है उसको इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, चेक करवाना चाहिए कि कभी ऐसा ना हो कि आगे जाके ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, ये इसमें कुछ एज का भी है कि ओल्ड एज वालों के चांस ज्यादा हैं या फिर जो यंग हैं 20s में 30s हम्म। में वहां भी इस टाइप के केसेस ज्यादा आ रहे हैं? नहीं नहीं, देखो अगर अपन आज फीमेल की बात कर रहे हैं तो एज सच यंग एज के अंदर भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, ओके। ठीक है? ऐसा ऐसा नहीं होता कि 60 इयर्स के बाद ही हम इसके ऊपर वो डिटेक्ट कर रहे हैं पेशेंट को, वो अलग बात है हम्म कि पेशेंट का जो डिटेक्शन होता है वो लेट स्टेजेस में हो रहा है फीमेल्स का, हम्म क्योंकि अवेयरनेस की जो कमी है जो कि कंटिन्यू चलती आ रही है। अब धीरे धीरे अब लोग अवेयर भी हो रहे हैं, सब लोग गूगल का यूज़ भी कर रहे हैं। तो लेकिन आज भी गाँव के अंदर या फिर कस्बों के अंदर, टाउन्स में अपन बात करें तो आज भी लोग इतने अवेयर नहीं है। हम्म अगर अर्ली सिम्टम्स होते हैं तो वो इग्नोर कर देते हैं कि अपने आप ठीक हो जाएगा, क्या तो ये तो हम्म रूटीन वाला होगा, क्या ही होता है। तो फीमेल्स ये चीज़ को अवॉइड करती हैं, फैमिली सपोर्ट भी नहीं होता है इतना, किसी के साथ जिसका फैमिली सपोर्ट होता है वो वैसे अवॉइड कर देता है कि तो स्टार्टिंग है अभी, क्या पता अपने आप ही रिजोल्व हो जाए या कुछ हो जाए। तो ये चीज़ है, तो अवॉइड नहीं करना चाहिए इसको। अच्छा, इसमें नॉर्मली भी जब कोविड के बाद का इसका डाटा आया कि हार्ट अटैक के केस बढ़ने स्टार्ट हो गए, हम्म। तो जिस सेम कैंसर वाले के अंदर जो हम अर्ली एज वाली बातें कर रहे हैं, तो ये पहले से ही किसी भी एज में हो सकता था या अब बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल एंड ऑल दैट कि अर्ली वाले सिम्टम्स या अर्ली वाले कुछ केसेस आने स्टार्ट हो गए हैं देखो कैंसर तो पहले भी था, कम ठीक है? एज में भी? कम एज में भी सेम, मतलब ऐसा सच ऐसा नहीं होता कि मतलब अपन एज फैक्टर को चेंज कर देंगे, कैंसर पहले भी था। डिटेक्ट अब होने क्यों लग गया है अर्ली स्टेज में, उसका रीजन ये है कि लोग अब थोड़ा थोड़ा अवेयर होने लग गए, ओके। ठीक है? मतलब उनको पहले पता चेकिंग है। नहीं होती थी? पहले चेक नहीं होता था तो वो लास्ट स्टेज तक भी नहीं पता चलता था, पेशेंट एक्सपायर भी हो जाते थे, तब भी नहीं पता चलता था कि इनको कैंसर की वजह से एक्सपायर हुए हैं। अब धीरे धीरे डिटेक्ट होने लगा है तो वो अर्ली स्टेज में पता लगने लग गया है। तो एज में भी अगर 25 30 35 एज के अंदर भी वो डिटेक्ट होने लग गया है अब। ओके। अब इसमें अगर हम सर्वाइकल को भी और ऐड कर देते हैं तो सर्वाइकल को लेकर क्या क्या सिग्नल्स हैं, साइंस हैं जो हम डिटेक्ट कर सकते हैं? देखो सर्वाइकल कैंसर के अंदर मेन चीज क्या रहेगी कि वाइटिस डिस्चार्ज टाइप आएगा विद फाउल स्मेलिंग। नॉर्मल होता है वाइटिस डिस्चार्ज, कभी कभी पेशेंट को आ भी जाता है फीमेल्स को, हम्म लेकिन कंटिन्यूस वाइटिस डिस्चार्ज रहेगा, सफेद पानी जो आता है, और वो स्मेल के साथ आएगा, बदबू मारेगा वो, ठीक है? पहला पॉइंट तो यही हो गया आपका। सेकेंड वाला पॉइंट हो गया कि आपका जब भी आपने कोई फिजिकल रिलेशन किसी के साथ बनाया, मतलब आपने इंटरकोर्स के बाद, उस टाइम के बाद आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, फीमेल्स को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड वन की अगर बात करें तो जैसे एक फीमेल का एक एवरेज टाइम होता है कि 45 ईयर्स के बाद जो पीरियड्स हैं वो बंद हो जाते हैं, तो पोस्ट मीनोपेजल ब्लीडिंग होती है। उसके बाद भी अगर अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हो रही है, रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, तो वो चेक करवाना चाहिए। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो अर्ली साइंस हैं जो कि इग्नोर नहीं करने चाहिए। अगर उसी टाइम पे डिटेक्ट करें तो ये क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर जो ठीक होने वाली बीमारी है, हम्म। ठीक है? बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आता है, जो भी थेरेपीज अपन करते हैं बहुत मतलब फास्टली रिकवर होता है ये।
अच्छा, इसमें पेप स्मेयर टेस्ट की अगर हम बात करें, अब ये देखिए, ये क्या है कि ये अर्ली स्टेज को डिटेक्ट करने के लिए है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने अर्ली सिम्टम्स आपके आ गए, तो ये जो पेप स्मीयर टेस्ट है ये गवर्नमेंट की साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो ओके, हॉस्पिटल्स हैं, ये आपको नॉर्मल सीएससी में भी मिल जाएगा, आपको जनरल हॉस्पिटल में मिल जाएगा। तो आप उसमें क्या है कि कोई भी मतलब ऐसा इन्वेजिव मेथड नहीं है कि इसमें पेशेंट को बेहोश किया जाता हो या कुछ ऐसा किया जाता हो, कुछ भी नहीं करा जाता, सिंपल सा है। तो हर पेशेंट को करवाना चाहिए, मतलब जितनी भी फीमेल हैं उनको करवाना चाहिए। इसका एक एज टाइम पीरियड होता है कि अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो 21 टू 29 ईयर्स, 21 से 29 साल की जो फीमेल्स हैं उनको एवरी 3 ईयर्स में तो एक बार करवाना ही करवाना चाहिए। अच्छा, हाँ, एंड देन 30 ईयर्स टू 65 ईयर्स का एज का एक अपन रेशियो अगर क्राइटेरिया लेते हैं, तो उसमें भी आप ये मान लो कि मिनिमम 3 ईयर्स में तो करवाना चाहिए, नहीं तो मैक्सिमम 5 ईयर्स में करवाना चाहिए। तो और आफ्टर 65 ईयर्स अगर आपके पिछले वाले जितने भी आपने रूटीन जो चेकअप करवाए हैं, पेप स्मीयर की जो रिपोर्ट्स आपकी नेगेटिव हैं, तो आफ्टर 65 ईयर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, फिर इसकी नॉर्मल कॉस्ट क्या आ जाती है टेस्ट की? कोई कॉस्टिंग नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है गवर्नमेंट की साइड से। ओके, हाँ, जो भी ब्लड टेस्ट हैं और जो ये पेप स्मीयर है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसमें कोई कॉस्टिंग नहीं आती। आई थिंक, और अगर ये पॉजिटिव भी आता है देन आगे इसके पॉजिटिव आने का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को कैंसर हो गया है। अच्छा, पेशेंट प्रोन हो गया है क्योंकि जो पेप स्मीयर में आता है तो उसमें ये होता है कि अब आगे कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं, तो उसी टाइम के ऊपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। तो अर्ली स्टेज के लिए सबसे बेस्ट है ये पेप स्मीयर। ये केवल वुमेन में होता है? वुमन में, वुमन, ओके। ओनली वुमन। अच्छा, इस स्टेज में आपका मैसेज फैमिली वालों के लिए क्या होगा? हस्बैंड के लिए, ब्रदर के लिए, फादर के लिए? क्योंकि ऐसे केस के अंदर क्योंकि अलग-अलग लेवल की सोसाइटी हमारी बटी हुई है। राइट। तो अब ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो हो सकता है कि फैमिली वाले उसको देखिए, शायद उसके करेक्टर पे भी डाउट करें या कि और कोई रीजन जोड़ दें कि मे भी किस रीजन से हुआ होगा। तो उस लेवल के केसेस कुछ आपने पेशेंट के डील किए हों, और मैं भी इसलिए जो हमने स्टार्टिंग में शाय इसलिए भी होते होंगे शायद वो, तो उस शर्म आती मैसेज है। को लेकर हम क्या अब अपने ऑडियंस को देख, बता सकते हैं? इसमें देखिए जितनी भी ऑडियंस है ना उनको मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि फीमेल जो होती है ना वो बैकबोन होती है। कोई भी फैमिली है तो उसके लिए फीमेल एक बैकबोन होती है, पूरा का पूरा भार जो होता है फैमिली का वो उसी के ऊपर होता है। और ऐसी टाइम के ऊपर अगर उनको ऐसी चीज हो जाए और वो आपको बताना चाहें, तो उनके सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है, उनका अर्ली चेकअप करवाना है ताकि ये बाद में जा करके थोड़ा एडवांस स्टेज के अंदर ना चली जाए सिम्टम्स। तो जो भी हस्बैंड है, जो भी ब्रदर है, जो भी फादर हैं, उनको यही चीज़ देखनी चाहिए कि अगर वो आपको बता रही हैं तो इसमें कोई करैक्टर से कोई लेना देना नहीं है। कैंसर किसी भी करैक्टर को देख करके नहीं आता है कि ये बैड बैड करैक्टर है तो इसके पास मैं पहले हो जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उनको टाइमली जो इनके जितने भी नियर बाई हॉस्पिटल्स हैं, अगर आपका बजट नहीं है प्राइवेट में जाने का तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ पे, तो वहाँ जाना चाहिए उनको। अब इसमें कुछ क्वेश्चन और भी हैं कि टचिंग और चेकिंग करने से भी कुछ मिथ्स निकल के आए हैं कि उनको लगता है कि शायद बार-बार चेक करने से या टच करने से कैंसर के केसेस या ग्राउंड बढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना टच करने से कभी कैंसर बढ़ता है और ना ही बार बार टेस्ट करने से कैंसर बढ़ता है। ये आपका अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन का सबसे बेस्ट मेथड है। अगर आप अर्ली डिटेक्ट कर लोगे तो आप अर्ली ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लाइफ को सेव कर सकते हैं। ओके, इसमें एक वर्किंग और है कि गवर्नमेंट के ट्रीटमेंट क्या रिलायबल हैं? देखो, ट्रीटमेंट आपको अगर मैं सिर्फ कैंसर की बात करूं तो ट्रीटमेंट कैंसर का मैंने फर्स्ट एपिसोड में बोला था, ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम ट्रीटमेंट है एनसीसीएन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। कोई भी तुक्केबाजी नहीं होती है, कोई भी हवा में बात नहीं होती है। जो गाइडलाइंस बोलेगी उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल महंगा हॉस्पिटल है तो उसमें दवाई अच्छी आएगी। कैंसर की जो कीमोथेरेपी की जो मेडिसिन है, इम्यूनोथेरेपी की है या टारगेटेड की हैं या हार्मोनल थेरेपी है, जो भी है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट में है तो लो बजट की आएगी या बेकार वाली आएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हर जगह सेम आता है। अबे अगले मिथ में ये है कि व्हाई डिस्चार्ज इज नॉर्मल आफ्टर मैरिज?
हाँ, मतलब 1-2 बार हो गया आपका, लेकिन कंटिन्यू डिस्चार्ज अगर हो रहा है तो वो फिर नॉर्मल नहीं है। फिर उसके लिए आपको गायनी ओपिनियन लेना चाहिए स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास चले गए। स्टार्टिंग में एक मतलब टेपिंग वाला सीन होता है कि पहले आप गायनी के पास जाएँगे, वो रूल आउट करेगी कि क्या रीज़न है और फिर डायग्नोसिस बनाएगी। उसके बनने के बाद अगर उसको लगेगा कि ऐसा कुछ है, देन वो रेफ़र करेगी, नहीं तो खुद ट्रीट करेंगे वो। ओके, ब्लीडिंग आफ्टर मेनोपॉज इज नॉर्मल? नहीं, नहीं, नॉर्मल नहीं है। ब्लीडिंग आफ्टर मेनोपॉज़ इज़ वेरी सीरियस कंडीशन। अगर आपको कंटीन्यूअस ब्लीड हो रहा है, क्योंकि मेनोपॉज़ के बाद अगर ब्लीड हो रहा है, तो फिर वो बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है कैंसर का। ओके, एक और ये मिथ है कि कैंसर ट्रीटमेंट मींस डेथ। कुछ को इसलिए लगता है कि जब तक चल रहा अब है चेकिंग के यही लिए नहीं आते हैं कुछ तो। अब यही तो सबसे बड़ा मिथ है जो कि अपने टाउन्स में, विलेजेस के अंदर और मतलब सिटीज़ के अंदर भी है कि नेबर को कैंसर था, हमारे भी कैंसर हो गया, नेबर ने दवाई ली, कीमोथेरेपी लगाई, वो एक्सपायर हो गया, तो हम नहीं लगवाएँगे क्योंकि कीमोथेरेपी से पेशेंट एक्सपायर होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कैंसर अलग-अलग टाइप का होता है, जो अगर आपका सिंपल सी बात है, अगर लेट स्टेज में आप उसको डिटेक्ट कर रहे हो, तो उसमें मेडिसिन को इफ़ेक्ट करने के लिए एक टाइम पीरियड तो चाहिए ना। हुँ। अब वो पेशेंट उतने टाइम तक सर्वाइव ही नहीं करेगा, तो मेडिसिन का इफ़ेक्ट ही नहीं आएगा उसके ऊपर। तो तभी तो आज की डेट में बार-बार एक ही बात बोलते हैं कि अपने अर्ली डिटेक्शन करो, अपने ऊपर ध्यान रखो, अर्ली साइंस को और सिम्पटम्स को आप इग्नोर मत करो, जिससे कि आपकी लाइफ अच्छी बन सकती है। एक और मिथ है कि कुछ लोग ये भी मानते हैं कैंसर इज गॉड्स पनिशमेंट। नहीं, 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 कैंसर गॉड पनिशमेंट नहीं है। नीचे अगर देखा जाए तो नीचे भगवान ने तो दे ही रखे हैं ना, डॉक्टर्स दे रखे हैं। हुँ। तो ये क्या होता है, ये किसी भी स्टेज में हो सकता है। ये ऐसा नहीं कि बच्चा जब पैदा होता है तो भगवान उसको कैंसर देके भेजता है, ऐसा नहीं होता है। ये किसी भी एज में हो सकता है और ये मिथ है बिल्कुल कि कैंसर गॉड पनिशमेंट है। और एक है टॉकिंग अबाउट वुमेन्स कैंसर स्पॉइल फैमिली रिस्पेक्ट। ये भी कुछ की मिथ कुछ सोसाइटी में पाई गई अब है। देखो, ये मिथ इसलिए है क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने उनको बता दिया कि इनको हमारे घर में कोई भी फीमेल है उसको कैंसर है, तो वो सोचते हैं कि लोग उनके घर आना जाना छोड़ देंगे, उनके साथ उठना बैठना छोड़ देंगे, मतलब उनको थोड़ा सा सेपरेट सा कर देंगे सोसाइटी से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, पहले भी मैंने बोला है। कोई सांप या बिच्छू का जहर नहीं है जो काटने से फैलता हो। हुँ। अगर किसी भी पेशेंट को अगर होता है, मैं जरूरी नहीं कि मैं फीमेल की बात करूं, मैं मेल को भी बोलूं, अगर उसको भी कोई कैंसर है, तो घर में कोई सामान अलग नहीं करना है, बच्चों के से कोई अलग नहीं करना है। अगर आप उनको सेपरेट कर दोगे फैमिली से या फिर अपने बाहर के समाज से, तो वो ऑलरेडी डिप्रेशन में चला जाएगा। कैंसर एक वैसे ही इतना बड़ा हवा है, पेशेंट नाम सुनते ही डिप्रेशन में जाता है, और आपने उनको सेपरेट कर दिया पूरा सोसाइटी से, तो वो ऑलरेडी फिर वो ट्रीटमेंट भी नहीं करवा पाएगा। एक और इसी के कनेक्शन में लाइन है कि साइलेंस किल मोर वुमेन देन कैंसर। नहीं, साइलेंस तो देखो, अगर वुमन जो शाई होती हैं या फिर घर के काम में लगी रहती हैं, उनको एक बात सोचनी चाहिए कि आज चलो तुम्हारे अर्ली सिम्पटम्स आ रहे हैं, तुम काम कर रहे हो, लेकिन अगर तुम जिस दिन बीमार हो गई, उस दिन काम कौन करेगा? अगर तुमने आज अर्ली सिम्पटम्स को देख लिया और तुमने अगर इसके ऊपर अगर काम कर लिया, तो तुम आगे फ्यूचर में घर वालों के साथ रह सकते हो, काम कर सकते हो, लेकिन तुम ही बीमार हो गए तो आगे क्या ही करोगे फिर? अच्छा, एक और का है कि मान लो किसी को हो गया तो अगली वाली जनरेशन के होने की रेशियो बढ़ जाती है क्या? ये देखो, कुछ कैंसर्स होते हैं जो हेरिडिटरी होते हैं, 5% होते हैं। तो उसमें जेनेटिक टेस्टिंग होती है, हुँ। वो हम करवाते हैं। जो अफोर्डेबिलिटी का इशू जिनके साथ नहीं होता है, जिनके गवर्नमेंट पैनल्स होते हैं, उनमें वो करवाते हैं और उसको रूल आउट कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिसके घर में कैंसर है उसके अंदर लाइन ही लग गई, आगे सबको ही कैंसर होगा, ऐसा हुँ। कुछ नहीं है। ओके। तो ये भी मिथ है बिल्कुल। अ 5% केसेज़ हैं। और इसमें एक बार ये भी कहा जाता है कि अगर एक बार क्योर हो गया, तो क्या वो आदमी रिलैक्स हो सकता है? दोबारा होने के चांस भी हैं? नहीं, देखिए, कैंसर में सबसे बड़ी बात यही होती है कि अगर आपका क्योर हो गया तो कैंसर के रिकरेंस के चांसेस बहुत होते हैं। एक बार अगर कैंसर हो गया तो इसका मतलब ऐसा नहीं है, एक बार कैंसर हुआ, वो ठीक हो गया, फिर उसके बाद हमें 3 टू 5 इयर्स मिनिमम पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है ओके। कि कभी ऐसा ना हो कि रिकरेंस आ जाए। अगर रिकरेंस आता है पेशेंट में, अगर वो कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन में रहता है, तो हम उसको उसी टाइम के ऊपर डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब रिकरेंस आएगा तो वो इतनी नहीं फैलेगी, हुँ। हल्का सा साइन देगा अपने को। तो ये इसी चीज़ के लिए हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप स्टार्टिंग में, हम जैसे सपोज कीजिए किसी भी पेशेंट को हमने ट्रीट किया एंड आफ्टर 6 मंथ पेशेंट डिजीज फ्री हो गया,
देन हमने उसको फिर स्टार्टिंग में हम उसको 3 मंथ्स में उसको बुलाते हैं, फिर देन 6 मंथ में उसको फॉलोअप पे लेते हैं, देन फिर 1 ईयर करते हैं, देन 2 ईयर करते हैं। तो ऑन एन एवरेज 3 to 5 ईयर्स के बाद ऐसा बोलते हैं, मतलब 100% ऐसा भी नहीं है कि अब आपको 5 साल नहीं आया तो कैंसर नहीं आएगा, लेकिन 95, 96, 97% केसेस हैं कि नहीं आएगा। फिर आपको कुछ चांसेस होते हैं कि रिलैप्स फिर भी मार सकता है कैंसर। अब वैसे तो हम फर्स्ट पॉडकास्ट के अंदर इस पे बात करके चल रहे थे कि जो लाइफस्टाइल है हमारी, अब फीमेल जो घर पे रहती हैं, बाहर का खाना इतना नहीं खाती हैं, तो लाइफस्टाइल का रोल, अगर कोई ऑडियंस अब इसको लेकर अवेयर हो रही है, अपने आप को थोड़ा सा वर्कआउट में लेके चल रही है, अच्छा खाना खा रही हैं, तो कितने चांसेस हैं कि इस टाइप की चीज़ों से बचने की रेशो बढ़ सकती है? देखो, लाइफस्टाइल का तो इम्पोर्टेंट रोल है। सबसे पहले तो जो गाँव में और जो कस्बों में हैं फीमेल, उनको स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वो खाना तो घर का खा रही हैं, लेकिन आज भी आपने सुना होगा कि गाँव में पुरानी जो ओल्ड एज जो फीमेल्स हैं, वो आज भी हुक्का पीती हैं, बीड़ी पीती हैं। बीड़ी इज़ मोर हार्मफुल देन सिगरेट, पहली बात तो ये है। जो उनके मन में जो बूढ़े लोग होते हैं और जो बूढ़ी फीमेल्स होती हैं, औरतें होती हैं, उन्होंने एक दिमाग में बना दिया कि हुक्का पीने से इतना खतरा नहीं है जितना कि तुम सिगरेट पियोगे। और बीड़ी भी पीती हैं वो आराम से, तो वो यही सोच के, और वो बीड़ी पी भी, मतलब एक लिमिट भी क्रॉस कर जाते हैं। तो आप अच्छा खाना खा रहे हो, सब कुछ घर का खा रहे हो, लेकिन रिस्क फैक्टर आप अपने साथ लेके चल रहे हो। तो लाइफस्टाइल को आप हेल्दी रखो, कुछ चांसेस हैं कि आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो, लेकिन लाइफस्टाइल को हेल्दी रखोगे तो देखो, अब डायरेक्ट रिलेशन अगर मैं लेके आऊँ इसका, अगर आप लाइफस्टाइल हेल्दी है तो आप को शुगर से आप बच सकते हो, बीपी से आप बच सकते हो। तो काफ़ी और भी चीज़ें हैं जिसके अंदर, अगर सपोज करो एक पेशेंट को अगर शुगर ही हो गई तो लाइफस्टाइल तो उसका अनहेल्दी था ही, ऊपर से अब वो इतना नहीं कर पाएगा कि जैसे अब उसको प्रॉपर डायबिटिक डाइट नहीं ले पाएगा। ऐसा कोई भी नहीं होता जो कि सब कुछ प्रॉपर रूल को फॉलो कर ले। तो वो धीरे-धीरे वो रिस्क फैक्टर इंक्रीज़ होते ही जाते हैं। ये कोमॉर्बिड कंडीशन है जो हर पेशेंट के साथ जिसको भी हो गया, और एडिशनल काम करेंगी अगर कैंसर अगर हो गया तो ये। अब इसी में डॉक्टर साहब, अगर हम मॉडर्न जो सोसाइटी के अंदर फीमेल हैं, जो कॉर्पोरेट में हैं, जो कॉलेज के अंदर केस आते हैं कि वहाँ पे स्मोकिंग के केस बढ़ रहे हैं, ड्रिंकिंग के केस बढ़ रहे हैं, तो क्या इन हैबिट्स के वजह से ये केसेस का कोई रेशो, कोई स्टडी ऐसी हुई है कि हाँ आउटपुट बढ़ा है? देखिए, इनमें जो भी फीमेल्स हैं उनके अंदर कैंसर का रेशियो तो बढ़ ही रहा है, क्योंकि रीज़न ये है कि जो ये आज की डेट में जो लाइफस्टाइल चल रहा है, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल चल रहा है, इसमें स्मोकिंग एंड अल्कोहल का अब्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जिसकी वजह से ये मेन रिस्क फैक्टर होते हैं किसी भी डिजीज़ के लिए। अकेला कैंसर नहीं, किसी भी डिजीज़ के लिए सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर यही होता है। एक्सेसिव जो कोई भी चीज़ होगी, लिमिट से बाहर जो चीज़ जाएगी वो करेगी। लेकिन ये दोनों चीज़ें तो ऐसी हैं कि ये विद इन लिमिट भी नहीं करनी चाहिए। तो ये बहुत बड़े रिस्क फैक्टर हैं। ये ओनली फीमेल के लिए नहीं है, ये मेल के लिए भी है। नहीं, बट कुछ को ये स्टडी आती है कि फीमेल को ज्यादा इम्पैक्ट करती है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, देखिए, अगर आपको कैंसर हो गया ना, मतलब नहीं हुआ है, कैंसर नहीं हुआ है, और आप ये अगर ले रहे हैं तो वो दोनों के लिए इक्वल है। ऐसा किसी के लिए नहीं है कि फीमेल को ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है, मेल को नहीं कर रही है। अगर आज मैंने ये बात बोल दी तो मेल फिर फ्री हो जाएंगे। तो इसीलिए इक्वल है सबके लिए। ओके, कंक्लूड मैसेज वुमेन्स डे पे आप अगर कहना चाहें कि एक तो जो शाई वाला टॉपिक हमने कवर अप किया कि खुल के बातचीत करने में शर्माती है, फैमिली की रिस्पेक्ट स्टेक पे जो आती है उसके ऊपर हमने कंटेंट कवर अप किया। दूसरा, जो बॉडी के पार्ट को लेकर वो अपनी चेकिंग नहीं करती हैं, उनके लेकर डिटेक्शन वाला प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं हमने कवर अप किया। तो और कोई ऐसा डिस्कशन जो आपको लगता है कि आज वुमेन्स डे पे हमें एक मैसेज के तौर पर इस कम्युनिटी को देना चाहिए? देखो, वुमेन्स डे के ऊपर मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा, सम अप करके सब कुछ, कि वुमेन्स को मंथ के अंदर कुछ टाइम निकाल के खुद का एग्जामिनेशन करना चाहिए ब्रेस्ट का। ठीक है, कोई बड़ा एग्जामिनेशन नहीं होता है, जस्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर आप शीशे के सामने खड़े होंगे, बाइलेटरल ब्रेस्ट जो दोनों साइड की ब्रेस्ट हैं उसको देखना है। सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है कि उनके कहीं साइज में तो चेंजेस नहीं है, कहीं रेडनेस तो नहीं है। अपनी फिंगर से अपने को जेंटली, मतलब आपको फील करना है ब्रेस्ट को कि कहीं पे कोई लंप तो नहीं हो रहा है, या कोई भी ऐसा कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, कोई पस तो नहीं निकल रहा है, या फिर निप्पल आपकी इनवर्ड तो नहीं जा रही है, अंदर की साइड तो निप्पल नहीं जा रही है। तो ये बेसिकली अगर इनमें से अगर कुछ भी नहीं, मतलब ओनली 5 मिनट्स का टाइम लगता है इसमें, पूरे मंथ में एक बार तो मिनिमम करना ही करना चाहिए।
इससे क्या है कि आप अर्ली अगर कोई भी सिम्टम्स आता है तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड सेकंड वन इज़ कि आपको अगर सर्वाइकल कैंसर से बचना है तो उसके अंदर आपको ये जो कॉमन सिम्टम्स मैंने बताए हैं कि वाइटिश डिस्चार्ज, वो भी फाउल स्मेलिंग के साथ। सेकंड वन इज़ सेक्स, आफ्टर सेक्स अगर ब्लीडिंग हो रही है। थर्ड वन इज़ मेनोपॉज बंद हो गया जो भी पेशेंट्स हैं, जो भी फीमेल्स हैं, उनका जिस टाइम के ऊपर पीरियड्स बंद हो जाते हैं उसके बाद भी ब्लीड होना। तो इसके लिए और फिर मैंने जो आपकी गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट जो पेप स्मीयर वाले टेस्ट करती है वो भी बहुत अच्छी बात है, वो करवाना चाहिए। मैंने जो बताया है 21 से 29 ईयर एंड 30 टू 65 ईयर्स, तो वो भी आपको अर्ली डिटेक्ट करते हैं। थर्ड वन एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जितनी भी फीमेल्स हैं अर्ली स्टेज के अंदर अगर वैक्सीनेशन शेड्यूल को ओके करती हैं अपने बच्चों के लिए, जैसे एचपीवी की वैक्सीन्स आज की डेट के अंदर लगती हैं, तो वैक्सीनेशन में आज की डेट में तो सब डॉक्टर इंक्लूड करने लग गए हैं। वो थोड़ा सा कॉस्टली होती है लेकिन उसको अवॉइड ना करें, जिससे कि आपका फ्यूचर में सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं उसमें। तो वो वैक्सीन की जो डेट है, मतलब जो एज है, वो आप 9 ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं। 9 to 12 ईयर्स तक सबसे बेस्ट टाइम पीरियड होता है। एंड सेकंड वन जो बेस्ट टाइम पीरियड होता है कि आपने कभी भी आप सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट होने से पहले, मतलब आपकी मैरिड हो गई, उसके बाद आपका सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट हुआ है या उससे पहले हुआ है, तो उससे पहले अगर ये इंजेक्शन लगाया जाए तो अच्छी बात है। डोजेस पे भी डिफरेंस होता है। स्टार्टिंग में 9 to 12 ईयर्स आप 1 से 2 डोज लगा सकते हैं, एंड लगती तो 45 ईयर्स तक भी है, लेकिन फिर उसके बाद जो उसका जो इफेक्टिवनेस है वो डाउन होती चली जाती है, क्योंकि आफ्टर इंटरकोर्स अगर आप लगाते हैं तो उसका इफेक्टिवनेस डाउन जाता है। तो ये चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर। ये टॉपिक आपने बहुत हाँ। इम्पोर्टेंट कवर अप किया कि पेरेंट्स जिनके बच्चे अभी उस स्टेज पे हैं, तो आई थिंक उसको लेकर ये ओपनली मैसेज जाना जरूरी है। बिल्कुल, ये जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि फ्यूचर बच्चे का सिक्योर रहता है। तो ये केवल फीमेल में ही लगता है? फीमेल में ही लगता है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर फीमेल में ही होता है। ओके। दैट्स व्हाई। तो एंड एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उससे क्या होता है कि अब जितने भी हैं, क्योंकि जो भी सिटीज़ की हैं, सिटीज़ वाली जो फीमेल्स हैं वो तो सब कुछ बता देती हैं, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ओपन माइंडेड हो जाती हैं। लेकिन विलेजेस हो गए, टाउन्स हो गए, उसमें जो भी सिम्टम्स आते हैं जो मैंने बताए हैं, वो परिवार से छिपा करके ना रखें। वो अगर कहीं पे आपको ऐसा डाउट आ रहा है कि वो सपोर्ट नहीं करेंगे, तो अगर वो सपोर्ट अब नहीं कर रहे तो वो बाद में भी नहीं करेंगे, तो वो सिम्टम्स इंक्रीज होंगे धीरे धीरे। तो इससे अच्छी बात है कि आप उनको स्टार्टिंग में ही उनके साथ शेयर करो, एंड देन नियर बाई हॉस्पिटल्स, या प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वहाँ जाके आप उनको ट्रीट करवाओ। तो अब जो हम सीरीज लेके चल रहे हैं, तो हमने जो लास्ट टाइम बात की थी, तो अगले और कौन कौन से डिस्कशंस पे हम बात कर रहे थे कि जो कवर होने जरूरी हैं? तो फीमेल वाले को आज हमने डिटेल में कवर अप किया है। आज फीमेल वाले को हमने किया है। नेक्स्ट अपन अभी अपने पास कुछ अर्ली सिम्टम्स अभी भी अपने पास बचे हुए ओके, हैं, जो कि लास्ट वाले में रहते हैं। लास्ट वाले में रहते हैं, क्योंकि अभी तक हमने लंग को कवर किया है और हेड एंड नेक को अपन ने कवर किया था, माउथ को कवर किया था। आज हमने सर्वाइकल को एरिया को कवर किया है, ब्रेस्ट अपना कवर हो चुका है। अभी अपना ईसोफेगस जो सांस की नलकी है वो वाला बचा हुआ है, खाने की नलकी सॉरी। ईसोफेगस है, फिर स्टमक भी है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ये भी हैं, रेक्टम का भी हिस्सा है। तो ये इनके कुछ अर्ली सिम्टम्स एंड साइंस होते हैं। प्रोस्टेट का भी है जो फीमेल्स के अंदर बहुत ही कॉमन है आफ्टर ए सर्टिफाइड एज 60 to 65 ईयर्स के बाद, बहुत बड़ा ही कॉमन होता है। तो ये भी कवर करना है। इसके बाद अपने को मेनली अपने को पॉलिसीज के ऊपर भी बात करनी है, जो कि आज की डेट में लोग अवेयर होने चाहिए कि मतलब हेल्थ पॉलिसीज को लेकर policies लोगों को उतना नहीं पता कि क्लेम लेना है तो कौन सी पॉलिसी अवेलेबल है। थर्ड वन इज आयुष्मान कार्ड के ऊपर भी अपन बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया है तो आप उसको यूज़ कीजिए, और जो भी एम्पेनल्ड हॉस्पिटल हैं वहाँ पे जाके उसको यूज़ करने से क्या है कि आपका डिजीज़, मतलब आपके बर्डन नहीं आएगा कहीं पे भी आपके पॉकेट के ऊपर, और ट्रीटमेंट भी इजी हो जाएगा। तो आयुष्मान का वैसे एज का कुछ आयुष्मान का मेनली आज की डेट में जो बन रहा है वो आफ्टर 70 ईयर्स के बाद बन रहा है आयुष्मान कार्ड। बट पहले कुछ लोगों के पास हैं कि 60-65 ईयर्स वालों के पास भी हैं। अभी जैसे मेरे पास जो मैक्सिमम आयुष्मान के पेशेंट आ रहे हैं वो नूह साइड से आ रहे हैं, मेवात साइड से। तो उनके जो आयुष्मान के कार्ड्स हैं वो 35-40 ईयर्स के भी हैं, 45 ईयर्स भी हैं। वो
क्या अब बिकॉज वो ऑफ अब गवर्नमेंट ने शायद हो सकता है कि उस एरिया में कोई स्कीम निकाली हो या फिर उस साइड बन रहे हो उस टाइम के ऊपर वो कार्ड उन्होंने बनवाए हों, क्योंकि उधर इनकम सोर्सेज का कोई भी ऐसा जितना है नहीं, इलिटरेसी इतनी है। आज भी अगर मैं आपको एक रिकॉर्ड उठा के बात करूं तो नूह का आज भी एक ऐसा गांव है मेवात का जिसके अंदर आज भी 90% जो पॉपुलेशन है एक गांव की वो कैंसर से ग्रसित है। ना आउट ऑफ सिंगल 100, गांव की। एक सिंगल गांव की आउट ऑफ 100, आप गूगल करना उसको, गांव का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अजीब सा है। आउट ऑफ 100 नूह से वो 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। आउट ओके। ऑफ 100% में से 90% वो कैंसर से ग्रसित है। तो ऐसा क्यों कि एक ही गांव में, क्या कुछ पोल्यूशन का या क्या? पॉल्यूशन नहीं है, मतलब वहाँ के लोग, सबसे मेन चीज़ है कि आप वहाँ के छोड़ दो, चाहे कहीं भी ले लो, आप अगर हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे, एक फिर नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा है, अच्छा। ठीक है, तो वो भी चीज़ है। अगर आप अब वहाँ पे मिलेंगे भी देखो कॉमन आपको, मतलब आपको या तो हेड एंड नेक कैंसर मिलेगा आपको यहाँ पे, वहाँ फिर लंग कैंसर मिलेगा आपको। जल्दी से कोई भी कोलोन का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का, सांस खाने की नलकी का नहीं मिलेगा, या फिर आपको प्रोस्टेट मिलेगा, या फिर आपको सर्वाइकल कैंसर मिलेगा, या ओवरी का कैंसर मिलेगा। क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हैं कि हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं बॉडी पे, तो जिसकी वजह से उनको फिर लास्ट में सफ़र करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी अर्ली स्टेज में डिटेक्ट नहीं होता है। एवरी सिंगल पेशेंट आपका स्टेज 4 एडवांस में जाके डिटेक्ट होता है। अगर वो स्टेज 3 एडवांस में भी हो जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है उस पेशेंट के लिए। बिल्कुल पेशेंट लास्ट में जाते हैं तब उनको फिर कैश देना पड़ता है, क्योंकि ना उनके पास कोई हेल्थ पॉलिसीज होती हैं, हर किसी के पास आयुष्मान कार्ड भी नहीं होता है, और ना ही किसी के पास कैश होता है इतना, क्योंकि कहीं इतना काम भी नहीं करते वहाँ के फोन लोग। बोल रहे हैं। सो तो हाइजीन सबसे मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि वो मेंटेन करके अब रखनी बीच में चाहिए। आपने एक चीज और बोली, नॉन वेज का जो पॉइंट बोला कि नॉन वेज भी रिस्पॉन्सिबल पाया गया किसी फैक्ट्स में? या नॉन वेज का देखो, डायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ नॉन वेज में क्या होता है कि जब आप, माउथ अल्सर सबसे कॉमन है। वो रीज़न क्या है कि जैसे ही आपने उस साइड, मतलब आप कोई भी चीज़ डिश खा रहे हैं नॉन वेज की, तो आपको खाते वक्त अगर बोन के साथ अगर उसको लिया है तो बोन टच हो गई साइड में कहीं पे भी, या कोई भी चीज़ फंस गई कहीं पे भी, गम्स के अंदर चली गई, तो वो धीरे धीरे क्या करती है, इन्फेक्शन कर देती है क्रिएट। अगर आप उसको ठीक से ट्रीट नहीं करेंगे, या उसको मॉर्निंग में या लेट नाइट उसको जैसे आप सपोज करो आज आपने नॉन वेज लिया है, देन नाइट में आपने अगर ब्रश नहीं की, ठीक है, और नाइट में चलो नहीं की, मॉर्निंग में भी नहीं की, आपने ध्यान ही नहीं दिया उसका, तो हाइजीन कनेक्ट हो एंड गया एंड कहीं ना कहीं। हाइजीन कनेक्ट हो गया। सेकंड वन, फिर देन उसके बाद आपने स्मोकिंग और कर ली, अब आप स्मोकिंग भी कर रहे हैं, अंदर इन्फेक्शन भी होता जा रहा है, गम्स में स्वेलिंग आती जा रही है, जो टच हुआ है वहाँ पे अल्सर होने लग गया है, स्मोकिंग की वजह से वो अल्सर हील ही नहीं हो पा रहा है। तो ये सब के सब रिलेशन एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो ये इन चीज़ों के अंदर ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, या फिर हाइजीन सबसे ज़्यादा है कि इम्पोर्टेंट फैक्टर है, आपको मेंटेन रखना ही रखना चाहिए। तो आई थिंक ये सीरीज जिस डायरेक्शन पे जा रही है, और इसको अगर आप ढंग से इनकैश कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो ये बहुत काम की है। और किसी भी लेवल की क्वेरी अगर है तो आपके साथ कनेक्ट करना हो तो ये भी पॉसिबल है। ऑडियंस अगर जानना चाहे कि हमें कुछ पर्सनल क्वेरी आपसे पूछनी है। अभी पर्सनल क्वेरी वो पूछ सकते हैं, जो भी पॉडकास्ट होगा उसमें अपना नंबर शो होगा ही उनको। तो कोई भी क्वेरी, देखो हर किसी का फ़ोन हम रिसीव नहीं कर पाएंगे, रीज़न बीइंग कि ओपीडी भी चलती हैं, वार्ड्स भी राउंड लेने होते हैं। सो अगर वो किसी का फ़ोन अगर नहीं उठ पाता है तो वो व्हाट्सअप कर सकता है। व्हाट्सअप पे उसको रिप्लाई, मतलब अगर ये है कि आपको अगर विद इन 1 to 2 आवर्स में नहीं मिलता तो लेट नाइट तक जब भी फ्री होते हैं उस टाइम के ऊपर आपको उसका रिप्लाई भी मिल जाएगा। और इवन आप कमेंट करेंगे तो हम अगले पॉडकास्ट में ट्राई करेंगे उनको राइट। कॉमन टॉपिक्स को लेकर बातचीत करने की। बाकी नंबर हम फ्लैश करवा रहे हैं, तो आपको कुछ ऐसा कुछ जानना है जो शायद पर्सनल लेवल पे बातचीत करनी हो तो वो भी पॉसिबल है। तो हम इस सीरीज में आपके रिस्पॉन्स के बेस पर कंटेंट को आगे लेके चलेंगे, और अभी कैंसर को लेकर और जितनी ये स्पीड से स्प्रेड हो रहा है या उससे ज़्यादा स्पीड से हमें अवेयरनेस को बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है, और आई होप कि हम उस डायरेक्शन पे चल रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ए वैल्यूएबल टाइम। और अगले पॉडकास्ट में हम जो अभी डिस्कशन कर रहे हैं उस सीरीज में और आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग कंटेंट ऐड करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।